Welcome to our lecture on circles. In this lecture, we will see circles through 3 points and some concepts which are related to chords, such as equidistant chords, chords at of equal length, and so on. So let us first start with a very intriguing question. बहुत ही important और interesting question से हम start करते हैं. पहले हमारा ऑब्जर्वेशन अभी तक जो हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है, लाइंस के बारे में हमें पता है कि 2 points आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन अ लाइन. ठीक है, ये हमारा एक फैक्ट है. ये हमें पता है अपने ऑब्जर्वेशन से कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स की मदद से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऐसी मिलेगी. तो लाइन एक ज्योमेट्रिक फिगर है, जैसे ट्राइंगल एक ज्योमेट्रिक फिगर है, स्क्वायर एक ज्योमेट्रिक फिगर है, उसी तरह से सर्कल भी एक प्लेन ज्योमेट्रिक फिगर है. तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि हमें सर्कल बनाने के लिए टू ड्रॉ अ यूनिक सर्कल हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं एक थ्योरम का जो इस क्वेश्चन को आंसर करता है. सो द थ्योरम सेज देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. यानी अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होगा. ठीक है, तो ये थ्योरम ने तो आंसर कर दिया, बट द क्वेश्चन इज हाउ. हमें कैसे पता चला और हम इस चीज को कैसे एश्योर कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा ज्योमेट्रिक प्रूफ देखेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे 3 पॉइंट से एक ही सर्किल मिलता है. आवर प्रूफ इज ज्योमेट्रिक. ओके, तो इस प्रूफ में आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर एक आपको सर्किल बना हुआ है. तो सर्किल को अभी आप भूल जाओ, अभी आप सिर्फ 3 पॉइंट्स को देखो, पी क्यू एंड आर. अभी आपके सामने सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, आप उनको ध्यान में रखो एंड लेट अस फॉरगेट द सर्किल फॉर द टाइम बीइंग. सर्किल को भूल जाते हैं. हमारे पास 3 पॉइंट थे, पी आर एंड क्यू. तीनों ही नॉन कोलिनियर है तो हमने लेवल कर लिया पी आर एंड क्यू. अब ज्वाइन कर लीजिए जैसा कि स्टेप 1 में लिखा हुआ है, ज्वाइन पी टू आर. तो आपने पी टू आर ज्वाइन कर लिया और फिर आपने ज्वाइन कर लिया आर टू क्यू. क्यू और आर को ज्वाइन कर लिया. आपको 2 लाइन सेगमेंट्स मिल गया. अब क्या करना है आपको, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर एंड आर क्यू. तो आपने ड्रॉ कर लिया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे दोनों के किसी एक पॉइंट पर मीट करेगा. सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ से आर क्यू. तो ये जो आपका पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट ओ. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. सो वी गॉट दिस पॉइंट ओ. नाउ टेकिंग ओ एज द सेंटर, ओ को आप सेंटर ले लो और ओ पी या ओ क्यू या ओ आर में से कोई भी आप अपना रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ कर लो. देन यू विल सी दैट दिस passes through P, R and Q. This circle will pass through P, R and Q and you will get one and only one such circle. Okay, so this proof gives us a idea of how 3 non-collinear points will generate a unique circle. ठीक है, एक बात और यहाँ पर आपको बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए, सपोज करो हमें 3 पॉइंट्स दिए गए और उन पॉइंट से एक सर्किल भी पास हो रहा है, यानी सर्किल भी बना हुआ है और वो 3 पॉइंट सर्किल पर रखे हुए हैं. अब किसी बच्चे ने आकर के सपोज करें कि वो सर्किल मिटा दिए, खाली पॉइंट्स बचे. तो अब हम चाहते हैं कि दोबारा से हम सर्किल को ड्रॉ करें. तो दोबारा से ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर होगा वो भी यही स्टेप्स होंगे जो आपने यहाँ पर देखा. सो नेक्स्ट वी विल सी सर्टेन अदर रिजल्ट्स. तो इसमें हम आगे क्या देखते हैं, एक रिमार्क है छोटा सा. अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है और उस थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हो जो थ्योरम अभी हमने देखा जिसमें कहा गया है कि 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल पास होता है. तो अब अगर आप याद करो तो ट्राइंगल में भी 3 पॉइंट्स होते हैं. तो अगर सपोज करो हमारे पास कोई ट्राइंगल है यानी कि 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, तो फिर इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला यूनिक सर्किल होगा. एक ही ऐसा सर्किल होगा जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा होगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कंसिक्वेंस हो गया इसी थ्योरम का. अब इसके बारे में हम देखते हैं इस सर्किल का क्या नाम होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो ये हमारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक ट्राइंगल है विच इज इनसाइड अ सर्किल. तो देखो ये जो सर्किल है ये पूरी तरीके से ट्राइंगल के बाउंड्रीज पे है, ना उसके अंदर जा रहा है और ना उसको बाहर जा रहा है उसके. ठीक है, इट इज जस्ट टचिंग द वर्टिसेस. तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम स्क्राइबिंग द ट्राइंगल. तो सर्किल विच इज सर्कम स्क्राइबिंग द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्किल. तो ये जो सर्किल होता है ये कहलाता है सर्कम सर्किल. अब इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा आपका सर्कम सेंटर. एंड
द रेडियस इज कॉल्ड द सर्कम रेडियस। और आपको ऑलरेडी पहले जो कंस्ट्रक्शन हमने जो ज्योमेट्रिक प्रूफ दिया है उसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप सेंटर को भी डिटरमाइन कर सकते हो और किस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हो सर्कम रेडियस को। सो व्हाट यू नीड टू ड्रॉ इज जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो आप, उससे आपको मिल जाएगा इसका सर्कम सेंटर, और उसके बाद उस सर्कम सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स को ज्वाइन कर लो तो आपको मिल जाएगा इसका सर्कम रेडियस। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू another interesting concept which is related to circles। इसमें हम देखा कि equal chord and their distances from the center। तो एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सुनने में बहुत ही सिमिलर सिंपल लगता है। दैट इज इफ वी हैव अ पॉइंट पी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक पॉइंट पी है और उससे बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं, बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं, और वो लाइंस जाकर के सामने पड़ने वाली एक लाइन ए बी को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो आपके दिमाग में एक आइडिया बिल्कुल आएगा, सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो और सामने आपके पास रोड है, ठीक है, सामने रोड है, रोड पर आपको किसी पॉइंट पे पहुंचना है इस तरीके से कि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस हो, तो आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, एंड यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा रास्ता सेलेक्ट करना है जो रोड तक पहुंचा दे और सबसे कम डिस्टेंस हो। तो आप जानते हो कि ये वो रास्ता होता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द लाइन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द P ऑन द लाइन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है लाइंस का, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो होता है वही डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन बन जाता है। तो अगर आपको किसी पॉइंट, मान लो एक आपको पॉइंट दिया गया है और एक लाइन दिया गया है, लाइन है L और पॉइंट है P, आपसे पूछा गया P और L का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, इसका डिस्टेंस निकालो, सपोज करो आ गया D, तो यही आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास सर्किल है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब ऐसे सर्किल जिनका रेडियस सेम है, या एक ही सर्किल में आपने दो कॉर्ड बना लिया और ऐसा कॉर्ड बनाया जिनका लेंथ इक्वल, जिनका लेंथ इक्वल, तो अब उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो आपके पास दो कॉर्ड्स हैं पी क्यू एंड आर एस, ठीक है, एक कॉर्ड है आपका पी क्यू और दूसरा कॉर्ड है आपका आर एस। पी क्यू एंड आर एस आर दी टू कॉर्ड्स, ठीक है। अब दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल भी दी गई है, तो पी क्यू की जो लेंथ है वो आर एस की लेंथ के इक्वल है। तो इक्वल कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओके। डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी और सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर देखो फर्क थोड़ा सा ध्यान रखना है, इक्वल कॉर्ड अगर है यानी कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा सेंटर से, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, जैसे कि आप दूसरे डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो कॉर्ड दिया गया है, ठीक है, एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है आपका सी डी, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है डिस्टेंस, यानी कि आपको दिया गया है ओ एल, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये गिवन है आपको, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस इनका क्या है, डिस्टेंस इनका सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, सी डी के इक्वल हो जाएगी, यानी कि अगर कॉर्ड्स की डिस्टेंस इक्वल है तो उनकी लेंथ भी, डिस्टेंस इक्वल है तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, और अगर उनकी लेंथ इक्वल है देन द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर इज सेम। नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग रिजल्ट, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, तो मान लिया कि आपके पास एक सर्किल है और उसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज ये कॉर्ड एक हो गया और ये हो गया दूसरा कॉर्ड, ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब एक डायमीटर आपका ऐसा होगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, ओके। तो ये जो डायमीटर होगा जो आपका इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, सपोज करते हैं कि हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दिस इज द डायमीटर पासिंग थ्रू दिस लाइन। तो डायमीटर से जो इनका एंगल बन रहा होगा वो इक्वल हो जाएगा, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल आ गया, सपोज करो ये एंगल आपका इक्वल आ गया, इधर से भी एक्स बन रहा है और इधर से भी एक्स बन रहा है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो अगर आपके पास ये कॉर्ड थे और ये आपने ड्रॉ कर लिया डायमीटर,
एंगल बिटवीन द कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स का जो एंगल था डायमीटर से वो इक्वल है, then chords are equal in length, then chords are equal in length। ओके, तो कॉर्ड का लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब अगला रिजल्ट हमारा है थ्योरम, काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बहुत यूजफुल है, प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी थ्योरम से आते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, कॉर्ड या आर्क की बात करी गई है। आर्क के सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होता है, यानी अगर आप आर्क के दो एंड पॉइंट्स को ले लो और वहां से लाइंस ड्रॉ करो, वहां से रेडियस ड्रॉ करो जो सेंटर पे जाके मीट कर जाएंगे, तो वो जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड या एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। अब सर्किल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, तो रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या हो गया, आर्क को छोड़ करके जो सर्किल बच रहा है। जैसे आप फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो आपका ये हो गया आर्क, दिस इज दी आर्क। अब ये हो गया आपका रिमेनिंग पार्ट, ओके, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यहां पर आपने सेंटर पे कोई एंगल बनाया, लेट अस कॉल इट एज 2x, तो जो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा हाफ, दैट इज x। ओके, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा उसका डबल एंगल बनेगा आपका सेंटर पर। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट वाला जो है कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना। देखो इसी से एक सिंपल रिजल्ट क्या मिलता है, अब सपोज करो कि आपने आर्क जो था वो आपका हो गया सेमी सर्किल, यानी आपने आधा सर्किल ले लिया आर्क में, तो ये हो गया आपका एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का, 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल हो गया। तो इसका आधा कितना होता है, इसका आधा होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है एंगल इन अ सेमी सर्किल इज द राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज द राइट एंगल। अगर आपका एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो रहा है, ओके, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका आधा कहाँ पर बनेगा, उसका आधा यहाँ पर बनेगा। ओके, सो सपोज दिस एंगल इज 2x, देन दिस एंगल इज x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2x है तो फिर आपका ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल आपका x हो जाएगा। ओके, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट हमारे पास है वो इसी से ही फॉलो अप होता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। तो अगर सर्किल के किसी एक सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं एक ही कॉर्ड द्वारा, एक ही आर्क द्वारा, तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो अगर सपोज करो आपके पास एक सर्किल है, उसमें आपने एक कॉर्ड बना लिया, ओके, तो कॉर्ड से, अब कॉर्ड आप ना भी बनाए तो आप पॉइंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कॉर्ड बनाना जरूरी नहीं है, आप पॉइंट्स ले लो। सपोज करो आपने पॉइंट्स ले लिए P एंड Q। अब आपका पता है आपको दो सेगमेंट हो गए, एक सेगमेंट इधर हो गया और एक सेगमेंट आपका इधर हो गया। इस सेगमेंट में आप कोई भी पॉइंट लो, सपोज करो आपने R ले लिया, फिर आपने S ले लिया, फिर आपने T ले लिया, किसी भी पॉइंट से इसको ज्वाइन करते रहो। जैसे आपने पहले इधर ज्वाइन कर लिया तो आपका बन गया ये वाला एंगल, फिर आपने इसको इधर से ज्वाइन कर लिया, आपका बन गया ये वाला एंगल, फिर आपने इसको T से ज्वाइन कर लिया, आपका बन गया ये वाला एंगल। तो ये जितने भी एंगल्स बनेंगे ऑल ऑफ दीज आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। आज का हमारा पहला प्रॉब्लम है, एक डायग्राम दिया गया आपको, सर्किल देख रहे होंगे आप सामने, उसमें आपको एंगल DAB दिया गया है, DAB इज 60 डिग्री, ABD इज 50 डिग्री, देन फाइंड एंगल ACB। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ADB। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल ADB। तो ट्राइंगल ADB की अगर हम बात करें, ट्राइंगल ADB, इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल दिए गए हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B। ओके, इनका सम हो रहा है 180 डिग्री। नाउ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ टू एंगल, 60 और 50 को एंगल दिए गए हैं, आप निकालोगे एंगल D की वैल्यू आपको मिल जाएगी 180 माइनस 60 माइनस 50, तो यहाँ से आ जाएगा 70 डिग्री। यानी आपने फाइंड कर लिया कि भाई ये वाला जो एंगल है हमारा, इसकी वैल्यू हो रही है 70 डिग्री। अब अगर आप देखो तो ये आपका कॉर्ड है और ये सेगमेंट में दो एंगल इसी कॉर्ड से बन रहे हैं, सो एंगल C मस्ट बी इक्वल टू एंगल D। रूल क्या है, रूल है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 में हमें दिया गया है एंगल OAB, तो ये वाला एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री। ACB आपसे पूछा गया, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, तो आप जानते हो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो रहा है,
यहाँ पर भी आपको कितना हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ए बी इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल ओ ए बी ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 40 माइनस 40, तो ये आ जाएगा आपका 100 डिग्रीज। तो सेंटर पे यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है ये हो गया आपका 100 डिग्री का। तो अब इसी कॉर्ड से जो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट पर जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, वो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 50 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज 50 डिग्री। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In this problem, we have again a circle, and there is a chord AB of the circle. Angle ACB is given to be 40 degree. So this is angle ACB 40 degree दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि OAB एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप जानते हो कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर जो होता है वो डबल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब एंगल हमारा जो निकल के आएगा, एंगल AOB, सॉरी पहले हम लोग निकालेंगे एंगल AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट, यानी 2 टाइम्स 40 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब आपका ये वाला एंगल आपको मिल गया 80 डिग्री। ट्राइंगल आपका जो बन रहा है, ट्राइंगल OAB इज आइसोसेलेस, ये हो गया आपका आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके पास दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B and angle C, sorry, angle O is equal to 80 degree. This is equal to 80 degree. Now, the sum of angle sum property अगर आप यूज करो तो A plus B plus O is equal to 180 degrees. Then A plus B की वैल्यू, A और B दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आपको सॉल्व करोगे, O की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मिलेगा 180 minus 80 upon 2, that is 100 upon 2, which is equal to 50 degrees. Okay, so we have angle OAB equals to 50 degree, यानी यहाँ से हमें सॉल्व करके मिल गया एंगल OAB की वैल्यू 50 डिग्री। Now coming on to the next problem, again in this problem we have a circle with center O, जिसमें एंगल OAB आपको दिया गया है 30 डिग्री। okay, एंगल OCB आपको 57 दिया गया है और आपसे पूछा गया है BOC, यानी एक एंगल आपसे ये पूछा गया है और दूसरा पूछा गया AOC, ये दूसरा एंगल आपसे पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये एंगल Y मान लेते हैं, इस एंगल को हम X मान लेते हैं, तो हम दो अलग अलग ट्राइंगल को ले लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल क्या हो गया, हमारे पास ट्राइंगल आ गया पहला OCB। ओके, OCB ट्राइंगल OCB की अगर आप बात करो तो ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ये। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये एंगल 57 है तो ये वाला एंगल भी 57 हो जाएगा। ओके, ये एंगल भी आपका 57 हो जाएगा। अब दोनों एंगल 57 हो गए, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, 57 प्लस 57 दो एंगल्स आ, सो आइसोसेलेस एंगल होने की वजह से एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब दो एंगल आपके 57 57 के हो जाएंगे, दो एंगल्स आपके हो जाएंगे 57 57 के। तो एंगल C की जगह पर 57, एंगल B की जगह पर 57, तो 57 प्लस 57 114, y की वैल्यू आपको मिलेगी 180 माइनस 114, तो ये हो जाएगा आपका 66 डिग्रीज। ओके, या y आपका क्या था, y था आपका एंगल BOC, ये आपका मिल गया BOC। इसी सेम लाइंस पर अगर हम चलेंगे और हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, सिमिलरली व्हाट वी कैन फाइंड इज एंगल x। ओके, एंगल x, और एंगल x हमारा हो रहा है एंगल AOC, दैट इज AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स 30 डिग्री। ओके, 2 टाइम्स द एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल होगा वो हो जाएगा AOB, ठीक है, सेंटर में बनने वाला ट्राइंगल जो होगा AOB, ये ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो इसमें हमारे पास जो दो एंगल्स आएंगे वो एक इधर से आ जाएगा 30 डिग्री और दूसरा इधर से भी आ जाएगा 30 डिग्री, दिस एंगल। अब हमें जो मिलेगा वो x प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है, थर्ड एंगल जो हमें मिलेगा वो x प्लस वाई मिल जाएगा। सो दिस इज y प्लस x इक्वल्स टू 180 माइनस, sorry, this is not AOC,
दिस इज बेसिकली AOB. 180 minus 30 minus 30. तो यहाँ से हमें मिला एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू 120 डिग्री. अब Y की वैल्यू आपको पता है 66 है. X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? X की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 माइनस 66. 120 माइनस 66 कितना होता है? 54 डिग्रीज. तो इसका मतलब यहाँ से हमें एंगल AOC मिल गया. दिस इज इक्वल टू एंगल AOC. AOC 54 हो जाएगा और BOC की वैल्यू हो जाएगी 66. Now coming on to the last problem. In this again we have a circle with angle ABC. ये आपको पूरा एंगल ABC दिया गया है. This is 69 and angle ACB. This is equal to 31. तो इस ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा which is BAC. तो एंगल BAC की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल BAC की वैल्यू हो जाएगी 180 minus the two angles of the triangle 69 and minus 31. So this comes out to be 80 degrees. अब अगर हम देखते हैं तो एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल हो रहा है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. अब एंगल D की वैल्यू, एंगल D क्या हो रहा है? एंगल D ही एक्चुअल में हो रहा है हमारा BDC. इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री. सो वी गॉट दिस एंगल एज again 80 degree. Okay, so this marks the end of the class. Thanks for watching this lecture.